IAS, JKAS. How are you all doing? I hope you all are doing good. So my name is Yashodhara Singh Jamwal and I am dealing with current affairs, and at present we are doing current affairs on international relations. These international relations can also be used not only for GS paper number 2 but also for environment. Also you can use it for India relationships like GS2 में. इसके साथ आप इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करो. लॉट ऑफ तरीके से यू कैन यूज़ ऑल दीज करंट अफेयर्स. एंड ऑफ कोर्स इन करंट अफेयर्स में हम लोग प्राइमरीली वी आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, बट इसी के साथ आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू ऑल दोज थिंग्स विच यू कैन यूज़ एज पॉइंटर्स एंड फिलर्स इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. ठीक है. एंड इसी के साथ हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है दे हैव गॉन लाइव ऑन आर ऐप शिक्षक. वहाँ जाइए, डाउनलोड द ऐप और वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके यू कैन गेट एक्सेस टू आर टेस्ट सीरीज विच इज़ ओपन टू ऑल. ठीक है. सो लेट्स गेट started. So the first topic for today is, all right, so in the last lecture we did about some important topics like Havana syndrome के बारे में हमने पढ़ा. We also talked about कि why the name Havana is given to the syndrome. फिर हमने इसके अलावा आपका very importantly हमने AUKUS agreement के बारे में पढ़ा. और आज जो हम topics पढ़ने वाले हैं, like the first topic we're going to talk about the Nord Stream pipeline project. इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. However, I have talked about it in my lot of lectures also. But why this Nord Stream pipeline जो आपका 2015 में जो है उसको बनाने के बारे में बात हुआ था और सितंबर 2021 में it was supposed to finish and start. कंप्लीट होने की बात 2021 सितंबर के महीने में कही गई थी. बट अगेन दिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हैज़ कम इनटू लाइमलाइट. सो सबसे पहले तो ये लाइमलाइट में आई है वाई बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया टेंशन एंड ऑफ कोर्स द वॉर. नाउ दिस यूक्रेन रशिया की जो टेंशन है, इसने क्या किया है, इसने कहीं ना कहीं आपके यूरोपियन यूनियन, आपका यूनाइटेड स्टेट्स, उन सब एरियाज़ को भी अपने साथ ले लिया हुआ है. जिसके चलते बिकॉज दिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन के साथ कनेक्टेड है, यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्टेड है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है. इसीलिए दिस पाइपलाइन हैज़ अगेन कम इन टू लाइमलाइट, not only for Ukraine Russia reasons but also for many other reasons. सबसे पहले हम बात करते हैं what is this Nord Stream. Now basically जब Nord Stream के बारे में बात हुई थी, Nord Stream basically क्या है, आपके दो स्ट्रीम्स हैं. ये देख रहे हैं आप नॉर्थ स्ट्रीम, दिस इज़ पाइपलाइन नंबर 1, दिस इज़ पाइपलाइन नंबर 2. हाल ही में 2015 में बात किया गया था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 2 के बारे में, जिसको कहा गया था कि वो 2021 सितंबर के महीने में इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. लेकिन अभी तक जो है ये चलना शुरू नहीं हुआ है, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है. ठीक है. अब जो आपका नॉर्थ स्ट्रीम है ये बेसिकली दो में डिवाइडेड है. सो दिस नॉर्थ स्ट्रीम इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 2. जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 1 है वो 2011 में ही ऑपरेशनलाइज हो चुका है, जो कनेक्ट करता है आपका वाइबॉर्ग टू लुब्निम. सो वाइबॉर्ग इज इन रशिया एंड दिस इज इन जर्मनी. ठीक है जी. अब जो आपका नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 2 है, जिसको कहा गया था कि वो सितंबर 2021 में कंप्लीट होगा, ये बेसिकली कनेक्ट करता है आपके दो जगहों को, विच इज़ व्हाट, दैट इज़ उस्त लुगा विच इज़ इन रशिया, और इसको कनेक्ट करेगा ये ग्रेव्सवॉल्ड को. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. ठीक है. सो ये जी ये आर है. सो ग्रेव्सवॉल्ड इन जर्मनी, ये जर्मनी में है, एंड उस्त लुगा विच इज़ इन रशिया, ये इन दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करेगा. ठीक है. कब बात हुआ था इसके बारे में, बात हुई थी 2015 में और कंप्लीट होना था सितंबर 2021 में. क्लियर हो गया जी. नाउ ये जो दोनों के दोनों है ना पाइपलाइंस, याद रखिएगा ये आपके बाल्टिक सी में है. कहाँ पे है जी, आपके बाल्टिक सी में है. सो इसीलिए आपको याद रखना है कि आपके बाल्टिक नेशंस कौन से हैं. ये रहे आपके बाल्टिक नेशंस. बाल्टिक सी जो है वो कौन कौन से बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट करता है, दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसीलिए बाल्टिक नेशंस एंड बाल्टिक सी के अराउंड जो आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ स्ट्रीम, हम उसको नॉर्थ स्ट्रीम तक ही रखेंगे अभी. नाउ ये जुलाई 2021 की बात है,
कि जब यूएस ने अप्रूवल दिया था कि हम जर्मनी रशिया के जो नॉर्थ स्ट्रीम सेकेंड पाइपलाइन है उसको हम अप्रूवल देते हैं। हाउएवर ये सिग्निफिकेंट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो यूरोप की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर और ज़्यादा बढ़ा देगी इन केस ऑफ एनर्जी। बात क्या है, यूरोप क्या है, आपका एक तरीके का स्कैंडिनेवियन नेशन, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठंडी कंट्री है। तो यहाँ पे जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ के जितने भी घर हैं ना वो सबके सब गर्म रखने के लिए ये एनर्जी को यूज़ करते हैं, और वो जो एनर्जी है वो उनको रशिया जो है वो प्रोवाइड करता है। ऐसा मानते हैं कि यूरोप का 40% की जो एनर्जी है ना वो कहाँ से फुलफ़िल होती है, वो रशिया से ही फुलफ़िल होती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये और ज़्यादा डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर इसीलिए भी करता है क्योंकि रशिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पॉइंट, यूरोप की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है दैट हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से यूरोप इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया इन केस ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। नाउ यूएस ने बोला कि ठीक है जी बना लो, हम आप पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2 के बारे में बात हुआ था तो तो यूएस जो था इट स्टार्टेड टू इम्पोज सैंक्शंस कि नहीं दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वे आउट। क्लियर हो गया। नाउ इसी के ही साथ आप याद रखिएगा कि रशिया और यूएस के बीच में प्रॉब्लम है क्या। रशिया और यूएस के बीच में हमको पता है जब रशिया आपका यूएसएसआर था तब से लेके अब तक जो है वो रशिया और यूएस के बीच में जो है वो टेंशन्स जो है वो रही हैं। ठीक है जी। सो जब आपका यूएसएसआर था और यूएसए था तो उस टाइम पर भी आपका कोल्ड वॉर के चलते जो है ये इन दोनों के बीच में टेंशन्स रही हैं। फिर आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, और आज के टाइम पे मोर देन 100 जो है कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। सो जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, उसके बाद आपका गॉर्बचेव के अंडर जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये टूट जाता है आपका रशिया एंड फाइनली यूएसएसआर, और फाइनली रशिया बन जाता है। और फिर रशिया और यूएस के बीच में हमेशा से ही टसल रहा है, और ये जो टसल है, ये जो प्रॉब्लम है, इट गॉट इवन मोर डेटोरेटेड आफ्टर द क्रीमिया पेनिनसुलर कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे यूएस ने बोला कि आपने जो है किसी और कंट्री की, किसी और एरिया की सोवरेनिटी को अटैक किया है और उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अटैक किया है। सो आफ्टर 2014 द रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया दे इवन गॉट डेटोरेटेड। ठीक है। सो इसीलिए जो यूएस है उसका हमेशा से कंसर्न रहता है कि भैया जो मर्जी हो, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर, ये इन प्रॉब्लम्स के बाद भी जो जो टेंशन्स है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और क्या बोलते हैं उसको कि और ज़्यादा इनके ऊपर टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। और रशिया ने तो क्लियरली बोल दिया है कि वी आर नॉट बाउंड बाय और सैंक्शंस, क्योंकि रशिया ने बोला कि वी आर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम दिस यूएस सैंक्शंस। और यूरोप, जो आपकी यूरोपियन यूनियंस हैं, जो आपका नाटो है, जो आपका यूएस है, उन्होंने भी कुछ भी कंडेम करना, सैंक्शंस लगाना, वो ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है वॉर का। वॉर के रिस्पॉन्स में ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन नेशंस ने कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया है आपके रशिया के अगेंस्ट। ठीक है। सो वाई? बिकॉज जो रशिया है वो काफ़ी हद तक जो है यूरोप जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम अगर बात करें आपके इस नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट को, and especially because since we are talking about Nord Stream project number 2, now Germany has a lot of concerns. अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये बाल्टिक सी है ना, और यहाँ से जो है ये आपका नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आपका जो ऊपर वाला है दिस इज़ नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 1, दिस इज़ नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2। अब आप देखेंगे ना इसके आगे पीछे बड़ी कंट्रीज़ है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये जो स्ट्रीम प्रोजेक्ट है ना, ये इन सब के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास कर रहा है। तो इसलिए हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है और कुछ ना कुछ इजाज़त है, तभी इतना बड़ा जो स्ट्रीम है वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ की ही हम बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ आर बीन इन्वॉल्व्ड। ठीक है। नाउ
जब आपका नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2 आया, उसमें जो है आपके जर्मनी ने हैज़ शोन अ लॉट ऑफ कंसर्न्स. व्हाट आर दोज कंसर्न्स? नंबर 1, जर्मनी ने बोला है कि हम अप्रूवल नहीं देंगे इसके ऑपरेशनलाइज होने का. वाई? इन्होंने बोला कि इट डज़ नॉट कंप्लाई विद आर जर्मन लॉज, कि जो हमारे जर्मन लॉज हैं ये उसके साथ कॉम्प्लाई नहीं करता है. क्या कॉम्प्लाई नहीं करता है? नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2, इट डज नॉट कॉम्प्लाई विद द जर्मन लॉज. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर, जर्मनी हैज़ ऑल्सो शोन concerns that this Nord Stream project is going to increase dependence of Germany or Europe on Russia. उन्होंने बोला कि अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2 को भी स्टार्ट करवा देंगे, सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज आर डिपेंडेंसी ऑन रशिया. इसी के ही साथ उन्होंने ये बोला है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इस नॉर्थ स्ट्रीम में ये जो एनर्जी है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स को कट डाउन नहीं करता है. तो ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी ये किसी भी एंगल से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग जो वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं जर्मनी के, उन्होंने बोला है कि इट डज़ नॉट कट डाउन द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो इसीलिए ये किसी भी एंगल से जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 2 है, जो हमारे इस चीज़ को जो है वो इजाज़त नहीं देता है कि हम इसको चलाएं. हाउएवर वी ऑल आर वेटिंग फॉर द यूरोपियन कमीशन टू टेक एन एक्शन. अब यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है तो ये आपका नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2 जो है वो ऑपरेशनलाइज होगा, वरना तो नहीं होने वाला. इसी के साथ जो आपका नॉर्थ स्ट्रीम है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, इसको लिख लीजिएगा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन. ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन. क्लियर हो गया? सो इन सब कामों के लिए जो है वो आपका नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो यूज़ होता है. और कितने प्रतिशत का डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का रशिया के ऊपर? तो आप लगा लीजिए 40% तक का डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर ही है. ठीक है, सो कितना लंबा है ये? ऑलमोस्ट आपका 1200 किलोमीटर तक का लंबा जो है ये पाइपलाइन है, और ये आपके बाल्टिक सी में पड़ता है. क्या, कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स उस्ट लुंगा टू जर्मन सिटी ऑफ लुब्मिन. कंस्ट्रक्शन जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज़ सपोज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड और कंप्लीटेड इन सितंबर 2021. बट ऑफ कोर्स अभी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और ये जनवरी 2022 की ही बात है जब दिस नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर 2 हैज़ अगेन कम इन टू लाइमलाइट, एंड इट हैज़ गॉट इवन मोर एग्जैजरेटेड आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर. ठीक है जी. नाउ दिस इज़, अब ये जो प्रोजेक्ट है, लाइक आई टोल्ड यू कि ये कि जर्मनी का जो कंसर्न्स है वो यही है कि ये डिपेंडेंसी को बढ़ा देगा. सो ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये डबल कर देगा कैपेसिटी. जो भी पाइपलाइन नंबर 1 से जो एनर्जी आती है, ये उससे डबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा. डबल द एनर्जी, डबल द डिपेंडेंसी. USA, European countries, Austria, Germany, Hungary, Netherlands, they have shown a lot of opposition against this, especially after the Ukraine-Russia tussle. The view of the project as a political weapon. और उन्होंने बोला है कि ये क्या है? ये रशिया का एक पॉलिटिकल वेपन की तरह जो है वो काम कर रहा है. इसी के ही साथ उन्होंने ये भी बोला है, यू कैन यूज़ दिस इन GS पेपर 2 मेंस आंसर राइटिंग, कि रशिया जो है उसने अपने आप को पोस्ट 2014, क्योंकि जब उस टाइम पे क्रीमिया पेनिनसुलर को इसने एनेक्स किया था, उस टाइम पे US ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर. तो रशिया जो था वो कहीं ना कहीं से निहत्था हो गया था, बिकॉज इट वॉज कहीं ना कहीं वो उन सैंक्शन से अफेक्ट होना शुरू हो गया था. लेकिन रशिया ने पोस्ट 2014 अपने आप को ऐसा बना दिया है कि नाउ इट हैज़ बिकम इम्यून टू सैंक्शंस ऑफ USA. और व्लादिमीर पुतिन ने तो ये क्लियरली कैमरा में कहा भी था, इंटरनेशनल न्यूज़ थी ये, कि भाई वी आर इम्यून टू एनी काइंड ऑफ सैंक्शंस विच आर बीन इम्पोज्ड बाय US ऑन अस. सो रशिया क्या है जी? रशिया है आत्मनिर्भर.
ठीक है। और इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि हमको भी आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हम जो है हमारा इतना स्टैंड हो कि हम पूरे इंटरनेशनल फ्रंट पे आके अगर हमको लगता है रशिया गलत है तो हम उसको बोल सकें कि भाई तू गलत कर रहा है, यूएसए गलत है तो भाई तू गलत कर रहा है। बट हम जो है रशिया के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, यूएस के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि हम अभी कहीं ना कहीं इन सब कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। सो अब रशिया ने जब इनके ऊपर इतना लगाया कि ये पॉलिटिकल वेपन की तरह इसको यूज़ कर रहा है ये सब, तो रशिया ने बोला कि भैया ये सिर्फ एक कमर्शियल काम के लिए है, ये सिर्फ ट्रेड है हमारे एनर्जी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो आपको एक शॉर्टर जो है वो रूट प्रोवाइड कर रहा है। शॉर्टर है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी वाइबल होगा। इकोनॉमिकली वाइबल होने का मतलब है कि चीपर रेट पे आपको मिलेगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उसका 40% का डिपेंडेंसी जो है एनर्जी का वो फुलफिल करता है आपका रशिया। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 40% तक का जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। जर्मनी, सिर्फ जर्मनी 40% डिपेंडेंट है, 34% नॉर्वे डिपेंडेंट है, 29% नीदरलैंड्स डिपेंडेंट है, और 10% जो है वो जर्मनी ओन गैस फील्ड से आता है। और बाकी लाइक आई टोल्ड यू इनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी कम होना शुरू हो गया है। तो जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगा उतनी डिपेंडेंसी ऑन रशिया बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? ऑल राइट, एंड दिस इज़ ऑल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि ये अपने न्यूक्लियर और कोल पावर प्रोजेक्ट्स को शट डाउन करे ताकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है ये कदम उठा सके। बट ये वाला जो नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पे कुछ भी आपके फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को कट डाउन नहीं करता है। देयरफॉर ये जो है ये उन एम्स और एस्पिरेशंस के साथ भी कॉम्प्लाई नहीं करता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो आप इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा। एंड दोज पीपल जिनको पता नहीं है कि मेरे ये जो PDF है कहाँ से मिलेगा, सो गाइज यू विल गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। अनदर टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द चाइना ताइवान टसल। Now this China Taiwan tussle, it is in news for two reasons. Number one, हाल ही में जो आपका जो आपका अक्टूबर 1 होता है वो आपका एक नेशनल डे की तरह मनाया जाता है आपके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। ठीक है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सम पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। एक है आपका चाइना और एक है आपका ताइवान। ठीक है, अगर आप लोकेशन देखेंगे ना दोनों की तो बहुत ही करीब है, ताइवान चाइना, एंड दिस इज़ द ताइवान स्ट्रेट। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका साउथ चाइना सी में। सो ये स्ट्रैटेजिकली भी अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। नाउ apart from the South China Sea tussle between China and all the other countries, this is again in news. Why is it in news? क्योंकि हाल ही में एक 72nd एनिवर्सरी जो है उसका सेलिब्रेशन जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही थी। क्योंकि अक्टूबर 1 जो है इट इज़ मार्क्ड एज अ नेशनल डे, इट इज़ मार्क्ड एज अ नेशनल डे। अक्टूबर नंबर 1 इज़ मार्क्ड एज अ नेशनल डे क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो उसका बर्थ हुआ था। अच्छा, दो तरीके के आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान जो इसका ऑफिशियल नेम है, एंड चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो जब आप किसी भी अगर आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे UN वगैरह की, तो वहाँ पे चाइना लिखा नहीं होता है, वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा होता है क्योंकि चाइना का एक्चुअल नेम इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एम आई क्लियर? सो ये जो है वो अपना बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मना रहे थे। एंड चाइना ने क्या किया, चाइना ने दिखाने के लिए कि भैया देखो हमारा 72nd बर्थ एनिवर्सरी है, ये सब चीज़ें,
चाइना ने 100 फाइटर जो जेट्स थे वो उसको ताइवान के एयर डिफेंस के ऊपर जो है वो उड़ाना शुरू कर दिए। जब उन्होंने 100 फाइटर जेट्स, मतलब फाइटर जेट्स, ये भी नहीं कि आप कहीं कलर उड़ा रहे हैं, कुछ फाइटर जेट्स आप किसी के भी एयर स्पेस में उड़ाएंगे तो व्हाट इज इट गोइंग टू इंडिकेट? एक तो ताइवान चाइना के बीच का रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, सो इट गेव अ मैसेज कि चाइना इज प्लानिंग टू टेक ओवर द आइलैंड बाय फोर्स। तो इसके चलते जो है वो कंसर्न्स जो है वो दिखना शुरू हो गए, जिसके चलते चाइना ताइवान टसल अगेन केम इनटू लाइमलाइट। क्लियर हो गया? ठीक है, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर इज चाइना ताइवान, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, चाइना एंड ताइवान। नंबर 2, कौन सा स्ट्रेट है जो इन दोनों के बीच से पास होता है? दैट इज द ताइवान स्ट्रेट। कौन सी वाटर बॉडी में है? दैट इज द साउथ चाइना सी। और नॉट ओनली दिस, चाइना ने रिसेंटली आपके साउथ चाइना सी जो इस वाला एरिया है ना, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी, विच इज़ वेरी नियर टू द ताइवान स्ट्रेट। सो दिस ऑल्सो समवेयर थ्रेटेंड ताइवान की चाइना जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी हर्ट कर रहा है। ताइवान का कैपिटल इज ताइपे। नाउ यूएस जो है उसने हमेशा से ही ताइवान का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। साथ कैसे दिया है? साथ दिया है बाय प्रोवाइडिंग देम विद वेपन्स। सो ताइवान जो है वो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका ताइवान है इट इज़ एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन यूएस। यूएस के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? फॉर डिफेंस पर्पसेस। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ताइवान होलली सोलली जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? सो ऑल दीज रीजंस की वजह से जो है दिस अगेन केम इनटू लाइमलाइट। सो व्हाट डिड चाइना डू? सो चाइना बेसिकली इट जो है इट फ्लू 100 फाइटर जेट्स इनटू द ताइवान एयर डिफेंस, जिसने इंडिकेट किया कि इट इज ट्राइंग टू टेक ओवर द आइलैंड बाय फोर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंटली, ताइवान को इनिशियली उसका नाम क्या था? ताइवान का इनिशियली नाम था फॉर्मोसा। ठीक है, और आज के टाइम पे उसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब इसने अपने आप को एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड जो है वो डिक्लेयर किया था। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट इज़ इन क्लोज विसिनिटी विद मेन लैंड ऑफ चाइना, चाइना ने हमेशा से ही बोला है कि ये क्या है जी, ये हमारे अधीन होना चाहिए। 1912 में आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज़ ताइवान जो है वो फाउंड हुआ था इन चाइना। एट दैट टाइम ताइवान जो था इट वॉज बेसिकली अंडर द जापानीज रूल। अगर आपने सुना होगा, जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं वो भी ताइपे में थे। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी टाइम पर आपका 1895 में मतलब ओके, सो ड्यूरिंग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उस टाइम पे इट वॉज अंडर द जापानीज कंट्रोल। फिर लेटर ऑन जो है वो 1912 में जाकर जो है ये अलग जो है ये इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, नाउ जो आपका 1895 में आपका एक ट्रीटी साइन होता है और फिर जो आपका किंग जो था इट सीडेड ताइवान टू जापान। उन्होंने ताइवान जो है वो जापान को दे दिया और उसके बाद जो है फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो जापान उसके अंडर रहा। लेकिन जब 1945 में आफ्टर जब जापान ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, उसके बाद जो है वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो वहाँ पर बन गया। ठीक है, दिस रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट उसने फिर लेटर ऑन अलॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड और चाइना ने जो है इसको अपने ऊपर डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया। और फिर आज के टाइम पे 1971 की अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज द ओनली लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव। किसका? आपके ROC का। और फिर ROC का क्या हो गया? विड्रॉल हो गया आपके UN से। हाउ एवर अलॉट ऑफ चाइना जो है वो कहता है कि ताइवान कोई अलग सा कंट्री नहीं है, लेकिन US जो है उसने हमेशा से जो है वो ताइवान को बोला है कि आप इंडिपेंडेंट हो। सो US हैज़ ऑलवेज बैक्ड ताइवान इंडिपेंडेंस। ठीक है, और उसने जो है ताइपे के साथ जो कैपिटल है ताइवान की उसके साथ हमेशा से जो है वो अपने टाइज को मेंटेन किया है बाय व्हाट? बाय सेलिंग वेपन्स एंड ऑफिशियली सब्सक्राइब्स टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाज वन चाइना पॉलिसी कि भैया एक ही चाइना है और एक ही सोवरेन स्टेट है, आप उसको 2 स्टेट्स में बांटने की कोशिश मत करो। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है। और फिर 2009 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2009 की बात है जब ताइवान ने अटेंड किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एज एन ऑब्जर्वर, और ये फर्स्ट टाइम ताइवान का पार्टिसिपेशन था इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस जब 1971 में जो आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका विड्रॉ हो गया था, जब आपके यूएनजी है, अभी हमने पीछे पढ़ा, उसको विड्रॉ कर दिया गया कि हम नहीं मानते इसको एज अ सेपरेट कंट्री। तो 1971 के बाद 2009 में फर्स्ट टाइम ताइवान ने अटेंड किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एज एन ऑब्जर्वर कंट्री। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा। आई एम गोइंग टू कम अप विद अनदर लेक्चर्स, मतलब अब क्योंकि हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर 3-4 जो है वो लेक्चर्स हमने अटेंड कर लिए हैं, वी टॉक्ड अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स इन न्यूज़। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स मेनली रिलेटेड टू योर जोग्राफी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, उन कंसेप्ट्स के बारे में विच हैव बीन इन न्यूज़। सो आपको वो हेल्प करेगा स्टैटिक में, और वो जो लोकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ उसको ज्वाइन करने में। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसको रिलेट करना है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।